अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.8। 3.8 के अंदर बेसिकली हमने जितना भी इंटीग्रेशन को पढ़ा है, हम उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं अगर वो स्टेटमेंट वाइज आ जाएं तो हम कैसे इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब आपके पास क्या गिवन है कि आपके पास जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको फंक्शन गिवन है, आपने एरिया निकालना है। एरिया का क्या मतलब होता है कि आपने फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है, a टू b f ऑफ x dx। तो देखिए लिमिट क्या गिवन है, 1 से लेके 3 तक, और फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। ये बन जाएगा x 3/3, लिमिट 1 से 3। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27/3 माइनस 1/3। ठीक है, ओके। सो एलसीएम ले लेते हैं, 26/3। सो आपका एरिया आ गया 26/3। बहुत सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बाकी इसमें जो न्यू न्यू टेक्निक्स आएंगी वो मैं क्वेश्चन वाइज आपको बताऊंगी। अभी के लिए सिंपल था कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है और कर्व आपको गिवन थी, लिमिट्स आपको गिवन थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आपने एरिया ही फाइंड आउट करना है अंडर द कर्व। फंक्शन गिवन है 0 से 2, 0 से 2 6x प्लस 4 की पावर 1/2 dx। ओके हो गया। सबसे पहले देखो, इस पर अगर पावर रूल लगाना है, पावर रूल लगाने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। 6x प्लस 4, 4 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। 6x का डेरिवेटिव क्या होता है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड भी कर देंगे और 6 से मल्टीप्लाई भी। ठीक है, तो अब क्या फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, यस। अब इस पे लग सकता है कौन सा रूल, पावर रूल। ठीक है, लिमिट्स हैं 0 से 2। ओके, अच्छा यहाँ पे आ गया 6x प्लस 4 की पावर 3/2, 1/6 डिवाइडेड बाय 3/2। अब आपको ये पता है 0 से 2 लिमिट, ये 2 ऊपर चला जाता है। 2 को हम अगर ऊपर लिखें, एक सेकेंड, 2 ऊपर आ गया, 6 3 ज़ा 18 हो गया, और 6x प्लस 4 की पावर 3/2, 0 से 2 लिमिट। ये हमारे पास 1/9 6x प्लस 4 की पावर 3/2। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 2, सो 1/9 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, चले यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 6 इंटू 0 प्लस 4 की पावर 3/2। ठीक है, पहले 2 पुट किया फिर 0, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 12 और 4 हो गए 16, 16 की पावर 3/2। 1/9, 0 इंटू 4, 4 की पावर 3/2। 1/9 मैंने कॉमन ले लिया। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, इनसे इनकी पावर्स कैंसिल हो गई। 4 की पावर 3, 64 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 56/9। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो हमारे पास क्या था, हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना था। अगेन हमने फंक्शन के ऊपर लिमिट्स लगाई और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, ये जरा इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले बहुत सिंपल थे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, अगेन आपने एरिया ही फाइंड आउट करना है, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। अब आपको एक ही लिमिट गिवन है, ठीक है, लेकिन अब स्टोरी ये है कि आपके पास y स्क्वायर गिवन है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे यहाँ से y चाहिए तो y क्या होगा, अंडर द रूट 4x।
और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट एक्स। अच्छा, अब वापस आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने पहले ही आपसे कहा था कि अबव एक्स एक्सिस है, तो हमने 0 से 2 लिमिट ही ऐसी थी तो हमने पुट कर दिया। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ लाइन दी है, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसिडर करना है, ठीक है। अब ये आपके पास फंक्शन है, देखें y की पावर 1 आ गई ना, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट एक्स, ये फंक्शन आ गया। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, x और y। यहाँ पर देखो, अगर आप क्या करते हो, सबसे पहले x की जगह 0 पुट करते हो, 1 पुट करते हो और 4 पुट करते हो। 0 पे आंसर में 0 आना है, 1 पे आंसर आएगा 2, 4 पे आंसर आएगा 4। बच्चे देखो, 0 पुट के ये खत्म हो गया ना, 1 पुट करोगे तो 2 रह गया, और 4 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं कि अब मैंने इसको क्यों इस तरह बनाया है, तो ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये एक्स्ट्रा, ये आगे 0 -1 -2 -3 -4। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, 0 पे 0 आया, 1 पे +2 और -2, और 4 पे -4 +4। अब अगर आप देखो तो ये पैराबोला की शेप है। आपके पास यहाँ से भी आपको पता चल रहा था कि ये पैराबोला है। आपने चैप्टर जो हमारा कॉनिक सेक्शन है उसके अंदर प्रॉपर पैराबोला और ये सारी शेप्स पढ़ी हैं। अब बात क्या थी, उन्होंने कहा है x = 3 पे बताएं, ये है x = 3। अब अगर आप देखो ना, तो इसने पैराबोला को 2 जगह पे कट किया इस लाइन ने, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि जो गिवन है वो फंक्शन नहीं है। हमारे पास फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी शेप को एक जगह से कट करता है, उस पर सीधी वर्टिकल लाइन डालते हैं, अगर वो एक जगह से ज़्यादा कट करे तो फिर वो आपके पास जो होता है वो शेप फंक्शन नहीं होता, ठीक है। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो तो आपने क्या करना है, हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें तो ये सारा एरिया चाहिए, ये अबव भी और ये बिलो भी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो हमारे पास, मैं अब इसको क्या करती हूँ, मैंने तो फंक्शन अब इस फॉर्म में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो दूसरी लिमिट है, यहाँ पर देखो, एक 0 से 3 ऊपर वाला एरिया और 0 से 3 नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि y = अच्छा, एक काम करो, इसको प्लस लिख दो, ओके, और ये नीचे वाला एरिया -2 अंडर रूट एक्स है, ठीक है। सो अगर मैं y को 0 पुट करूं लिमिट चेक करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे y की जगह 0 पुट करो तो x का आंसर भी क्या आएगा, 0। 0 × 4x, x = 0। हमें वैसे भी पता है कि 0 पुट करने से आंसर 0 ही आ रहा था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको पुट कर दिया, ठीक है। सो 0 से लेके 3 तक एक अपसाइड एरिया और 0 से 3 तक नीचे डाउन साइड एरिया। तो बच्चे जब आप एरिया लिखोगे, लिमिट क्या आ गई, 0 से लेके 3 तक y अपर माइनस y लोअर। अच्छा, अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आपको पता है अभी हमने पीछे पूरा एरिया पढ़ा था कि अगर एरिया एक्सिस के ऊपर हो तो वो पॉजिटिव होता है और जब नीचे होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अपर माइनस लोअर लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज डाल के देखते हैं। ऊपर वाले की वैल्यू है 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, माइनस लोअर के लिए हम क्या यूज करेंगे, -2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, जब हमने ये कर लिया तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। एक सेकेंड, 0 से 3, उसके बाद ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 4 अंडर रूट एक्स। 4 बाहर आ गया, x के ऊपर लग गया पावर रूल। बच्चे अंडर रूट है ना, अंडर रूट कहते हैं 1/2 को, 1/2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 2 ऊपर चला गया, 8/3,
चलो अब 8/3 को बाहर रखते हैं और इसमें वैल्यू डालते हैं। 0 सबसे पहले 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा। सो 8/3 3 की पावर 3/2, बच्चे नीचे 3 की पावर 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगी, और 2 - 3 1/2 यानी कि 8/√3। आप बेशक ये टर्म कैलकुलेटर पर डालो, आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। वैसे बेसिकली मैंने ये किया, इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाके -1 हुई, इन दोनों को सॉल्व करो तो 1/2 आता है। सो हम इसको लिख सकते हैं 8/√3, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। हमारे पास कर्व था तो हमने पहले उसको फंक्शन बनाया और उसके लिमिट्स उसमें पुट की। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखो तो उन्होंने आपसे कहा है कि इन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है, और फिगर के अंदर उन्होंने आपसे कहा है कि आप फाइंड आउट करके दो अ स्केच ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन है, ठीक है, उसका स्केच बना हुआ है। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द रीजन ए बी 1 to 4 -1 to -4 इन सब के एरियाज फाइंड आउट करने हैं। अब जरा थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। बच्चे देखो, उन्होंने हमें जो रीजन ए का है, सबसे पहले हमने रीजन ए निकालना है ना, तो 1 से लेके 3 तक को रीजन ए का है, 3 से लेके 4 तक को रीजन बी का है, ठीक है। और फिर हमने 1 से 4 और ये नेगेटिव वाली साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीजन, इसको पहले 1 को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रीजन ए, अब ए के लिए लिमिट क्या है, 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, और फंक्शन हमें गिवन है 1/2 0.2x² प्लस x dx, ठीक है। तो सबसे पहले 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, 0.2x² पे क्या बनेगी, 0.2x³/3, उसके बाद यहाँ पे बेटा पावर रूल लगा है, प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, x²/2, ठीक है, और होल लिमिट आ गई 1 से 3, ठीक है। इस 2 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं ना। तो मैं काम करती हूँ, पहले इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 0.2x³/3 प्लस x²/4, ठीक है, लिमिट है 1 से 3। अब देखें 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, पॉइंट की वजह से नीचे 10 आ गया, 2 और 2 कैंसिल, तो ये बन गया x³/30 x²/4, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारे पास ये सोल्यूशन दे रही है। अब हमने सिर्फ क्या करनी है, इसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। ओके, सो सबसे पहले 3 पुट करें, 3³/30 प्लस 3²/4, फिर माइनस, अब 1 पुट करना है, 1/30 माइनस 1/4, ठीक हो गया, माइनस है ना तो दोनों के साइन चेंज हो गए। आपने ये सारे टर्म कैलकुलेटर पे डालनी है और आपके पास आंसर आएगा 43/15, ठीक है, 43/15 आ गया। अब आपके पास पार्ट 2 है कि आपने रीजन फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ बी। अब देखो बी कहाँ से है, 3 से लेके 4 तक, ठीक है, आपके पास 3 से लेके 4 तक है और फंक्शन वही पुराना है। तो अब मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन तो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर ली थी ना, अब मैं सोल्यूशन यही वाला लिख दूंगी यहाँ पर कि मैंने एक दफ़ा इंटीग्रेशन सॉल्व की हुई, लिमिट अब बदल जाएगी। अब इसमें क्या पुट होगा, 4³/30 4²/4 3³/30 3²/4, ठीक है। इस सारे टर्म को अब आप कैलकुलेटर पर डालते हो, आपके पास आता है 179/60, ठीक है। हमने सेकेंड रीजन भी फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास थर्ड चीज आती है,
यहाँ पर देखो एरिया ऑफ अ रीजन ए भी हो गया बी भी। एरिया ऑफ द रीजन फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 अगर आप देखो तो एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी नहीं है। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, पहली चीज़ सेम ये वाली इंटीग्रेशन का सोल्यूशन लिखो और 1 से 4 लिख दो। बाकी आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, तो दोनों ऑटोमेटिकली 1 से 4 ही बनेंगे ना, तो वो आपके पास आ जाएगा 43/15 179/60। सो एरिया फ्रॉम 1 to 4 is equals to 117 डिवाइडेड बाय 20। बेटे ये दोनों टर्म कैलकुलेटर पे डालो, आपके पास ये आ जाता है। सो आपने थर्ड एरिया भी निकाल लिया। उसके बाद फोर्थ पार्ट उन्होंने आपसे कहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन -1 to -4, -1 से -4। अब पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, -1 से -4 है ना, एक सेकेंड बच्चे देखें, हमने यहाँ से -1 से -4 निकालना है। अगर तो मैं माइनस इस साइड से चलूंगी तो अगेन एक नेगेटिव साइन मेरे पास आएगा, क्योंकि हमने सारी शेप इस साइड पे सॉल्व की है। ठीक है, तो मुझे इसको भी इस साइड पे सॉल्व करना पड़ेगा, -4 से -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और फंक्शन तो वही है। अगेन मैं क्या करूंगी, सोल्यूशन मुझे पहले से ही पता है, इसका है x³/30 x²/4। लिमिट आ गई -4 से -1। लिमिट पुट करते हैं, -1 का क्यूब/30 -1 का स्क्वायर/4, एक माइनस का साइन लगेगा। अब -4 पुट होगा डिवाइडेड बाय, ये चारों टर्म्स जब आप कैलकुलेटर पर डालते हो आपके पास आएगा -32/20। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपका आंसर। बच्चे आप देखो, आपको पता है एरिया तो हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव क्यों लिखा है। आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो, पहला इसी को आंसर कंसिडर कर लो। सेकंड चीज़ ये है कि आप यहाँ पर लिख दो कि एरिया विल, नेगेटिव साइन हम इग्नोर करेंगे क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव इसलिए आया कि ये शो करने के लिए कि आपका जो भी सोल्यूशन है वो एक्सिस से नीचे लाई कर है। ये तो हमने डायग्राम के थ्रू भी पता था कि एक्सिस से बिलो आपका सारा एरिया फाइंड आउट, एरिया लाई कर है। ठीक है, सो नेगेटिव साइन जस्ट ये इंडिकेशन है कि आपका एरिया बिलो द एक्सिस है। ठीक हो गया। सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास अगेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। फंक्शन भी गिवन है और लिमिट भी गिवन है। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। फंक्शन आपको गिवन है 1 + cos x और लिमिट है 0 से 3π। ठीक है, आपने एरिया निकालना ना, एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। ओके, सो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई x, cos की इंटीग्रेशन क्या हो गई sin x, लिमिट आ गया 0 से 3π। सबसे पहले 3π पुट करेंगे, 3π + sin 3π माइनस 0 sin 3π। 3π आ गया, sin 3π पे हमारे पास देता है 0, सो सिंपल 3π आंसर है। अगेन यहाँ पे भी सेम ये स्टेटमेंट यूज होगी, इसको चेंज करते हैं। ओके, -3π/2, 3π/2 और है -1 + sin x dx। ओके, सबसे पहले -1 की इंटीग्रेशन आ गई -x, साइन की आ गई -cos x और लिमिट हमारे पास आ गई -3π/2 से 3π/2। ठीक है, पुट करते हैं, सबसे पहले 3π/2 पुट करते हैं, -3π/2 माइनस cos, पहले हाँ ठीक है π/2 पुट किया ना, 3π/2 पुट किया। ओके, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगेगा और -3π/2 पुट होगा, तो वो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे अगेन -cos -3π/2। ठीक है, अच्छा -3π/2 -cos
3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस कॉस। अच्छा, अब आपको पता है कॉस के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर साइड पर लिख दें कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल। तो 2 टाइम्स आ गया माइनस 3 पाई बाय 2, यहाँ से आ गया माइनस 3 पाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ग्राफ है वो बिलो द एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर लिख दें नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ग्राफ इज बिलो एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस सिर्फ एक्सिस भी लिख दो, ठीक हो गया। सो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 3 पाई। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखो तो इसके अंदर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। क्या डिफरेंट है? अब वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अगेन करनी तो इंटीग्रेशन है। बाउंडेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 2x एंड x इज इक्वल टू 3। पहली चीज तो ये है कि उन्होंने लिमिट ही एक दी है, ठीक है, लेकिन दूसरी लिमिट तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस बार उन्होंने आपको 2 कर्व्स दिए हैं। पहले आपके पास एक ही कर्व होती थी और आप उसका एरिया निकाल लेते थे, अब उन्होंने आपको 2 कर्व दे दिए। अब अगर 2 आ जाए तो आपने क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, देखें, तो वो हमारे पास एक लिमिट के अंदर आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x माइनस 2x की इक्वल है। So 3x is equals to 0, x is equals to 3. So 0 से 3 हमारे पास क्या आ गया, इंटरवल आ गया। ठीक है, लिमिट तो हमने बना ली कि 0 से 3 की बात हो रही है। अब अगर आपके पास 2 कर्व आते हैं तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आप देखो उसकी लिखते कैसे हैं। आप लिखते हो अपर कर्व कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, जिस तरह भी हमने पीछे वो उस क्वेश्चन में किया था जहाँ पे हमारे पास डायग्राम गिवन थी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये अपर कर्व है या ये लोअर कर्व है, कौन अपर है कौन लोअर, हम कैसे डिसाइड करते हैं? बेटे देखो, ग्राफ्स वगैरह बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उन्होंने डिमांड नहीं की, तो ग्राफ के बगैर हम इसको देखेंगे। आप चाहो तो रफली ग्राफ से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये तो है ना, अब आपने इस इंटरवल को इसके अंदर चेक करना है कि कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहाँ पे नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय आप ये देख लो किस पे बड़ी वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है ना, मैंने 0 पुट किया, अब तो ये दोनों 0 है, कोई खास फर्क नहीं आया। 1 देखो, जब मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूँ तो y का आंसर क्या आ रहा है, 1, लेकिन यहाँ पे 1 पुट करूँ तो -2 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी टर्म बड़ी हो गई, ये वाली। इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स अपर है और -2x जो है वो लोअर कर्व है। ठीक है, ओके जी, बाकी चीज सेम पुरानी है। अपर किसको कहा मैंने, x को, माइनस लोअर किसको कहा मैंने, -2x को। ये बन गया माइनस माइनस प्लस 3x, 3 बाहर आ गया, सो इस पे आ जाएगा पावर रूल, 3/2 बाहर, x स्क्वायर के ऊपर लिमिट लगा देते हैं। सबसे पहले 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0, 9 3 जा 27, ये आ गया एरिया। ठीक है, अब आप देखो पिछले क्वेश्चन और इसमें सिर्फ छोटी सी चीज का फर्क था। वो क्या फर्क था कि आपने पहले आपके पास सिर्फ एक कर्व होती थी, अब 2 कर्व्स हैं, तो आपके पास अगर एक लिमिट है तो आप उनका इंटरसेक्शन निकाल के दूसरी लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने दूसरी लिमिट फाइंड आउट कर ली। ओके, और लिखते कैसे हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कैसा गिवन है, उसी जैसा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एक ये चीज है और एक ये। ठीक है, और इस बार आपको बेटा लिमिट गिवन है 0 और 2। ओके, अब हम चेक करते हैं कि कौन सी अपर है और कौन सी लोअर है। ठीक है, वैसे उन्होंने खुद से ही बता दिया बाउंडेड अबव बाय दिस एंड बाउंडेड बिलो बाय दिस, ये अपर है और ये लोअर है। y इज इक्वल टू x प्लस 6 अपर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज
लोअर। एक सेकेंड, और मैं आपको ना ये प्रूफ थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो कि पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही इस पे भी लगा है। 0 से 2 है ना, देखो 0, इस पे 0 पुट करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा, लेकिन इसमें आंसर 6 आएगा, यही बड़ी टर्म है। 1 है, 1 पुट करोगे तो 7 आएगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। 2 पुट करने से यहाँ पे 8 आएगा, लेकिन यहाँ 4 आएगा, तो हर पॉइंट पे ये अपर है। ठीक है, ओके जी, सोल्यूशन देखते हैं, बहुत सिंपल। 0 से 2 यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, अपर माइनस लोअर। ठीक है, 0 से 2, अपर मैंने कहा x प्लस 6 को, लोअर मैंने कहा x स्क्वायर को। इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन क्या होगी पावर रूल से, x स्क्वायर बाय 2। 6 की इंटीग्रेशन 6x, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चे, पावर रूल है, 2 में 1 प्लस करो 3 आता है। सबसे पहले सब में 2 पुट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने माइनस लगाया, अब 0 पुट करते हैं। 0 प्लस 0 माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2, 4 बाई 2 2 होता है, 12, 2 क्यूब होता है 8, 14 माइनस 8 बाई 3, 42, 34 बाई 3, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आप बेटा कैलकुलेटर से भी सोल्यूशन निकाल सकते। मेन बात है कि आपको लिमिट पुट करनी और इंटीग्रल सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें आपके पास क्या चीज़ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व गिवन है, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से देखो बेटे, मैं यहाँ पे तो 1 लिखती हूँ ना, सो एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स। अब मसला क्या है कि मेरे, अच्छा 1 भी मैं लिख रही हूँ, हो सकता है दूसरी इससे बड़ी टर्म हो जाए। ओके, अभी के लिए मैंने सिर्फ इंटीग्रल लिखा है। अब मसला क्या है, मेरे पास लिमिट्स नहीं है, एक लिमिट गिवन है एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरी लिमिट नहीं गिवन। ओके, हम यहाँ से इसकी लिमिट निकालते हैं। ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी वाई, ये देखें, चलो ऐसे भी फिलहाल लिख लो। ओके, अब देखो उन्होंने आपसे कहा है कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट क्या होता है, 0। ठीक है, ओके, सो एक्स क्यूब आ गया -1। ठीक हो गया, यही साइड पर आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी y को 0 पुट कर सकते, बात एक ही है। अब एक्स क्यूब प्लस 1 हमें फार्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब x प्लस 1 को भी 0 लिख सकते हैं, इसको भी 0 लिख सकते हैं। बेटे x प्लस 1 को 0 लिखा, ये यहाँ से आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, यहाँ से -1 आ जाएगा। सो दिस इज योर मेन आंसर, -1 से 1। अब बेटे ये इतनी लंबी जो हमने लिमिट फाइंड आउट की है, इसको आप इजी भी कर सकते थे। कैसे, देखें, यहाँ पर मेन काम था यहाँ पे 0 लाना है ना, x की जगह ऐसा क्या पुट करूँ तो y 0 हो जाएगा, डेफिनेटली -1, -1 से +1 से 0 होना था। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि एज वी नो डैट कि अगर x की जगह -1 पुट करो तो y 0 हो जाएगा, बट मैंने आपको वैल्यू निकाल के भी बता दिया। ठीक है, ये इमेजिनरी आएगा, आप रूट्स देख सकते हो, अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब का मतलब है एक्स की पावर 4/4 प्लस 1 होगा ना, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स, सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1, ओके, 1/4 प्लस 1, बच्चे -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1, 1 और 1 2, ये खत्म हो गया, सो 2 इसका आंसर है। ठीक है, सो हमने एरिया फाइंड आउट करना था, हमारे पास एक लिमिट गिवन थी, दूसरी लिमिट गिवन नहीं थी, तो हमने एक्स एक्सिस की कंडीशन को यूज किया और लिमिट फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, हमने एरिया निकालना है रीजन का, ओके हो गया, बाय
टू कर्व्स, दो कर्व्स गिवन है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज तो उन्होंने आपसे कहा विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, अभी तक हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे थे। सेकंड चीज, इसमें लिमिट है ही नहीं, लिमिट आपने खुद निकालनी है। दूसरा, आपको दो कर्व्स गिवन है, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, तो जो आपके पास पिछले सारे क्वेश्चन थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करते थे, तो आप y इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास आपने विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करना है, तो आपको x के आंसर्स पता हो। एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक आपके पास है, यहाँ से अगर आप x निकालो तो y इधर आ जाएगा या 2 साइड पे चला जाएगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, 2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x आ गया हमारे पास y प्लस 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब पुरानी वाली बात कि हमारे पास फंक्शंस तो आ गए, एक को हमने अपर कहना है और एक को हमने लोअर कहना है, लेकिन हमारे पास लिमिट ही नहीं है। तो लिमिट कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2। देखिए x अगर सेम है तो हम इनको भी इक्वल लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 2 1 जा 2, सो y कॉमन आ गया, y माइनस 2 इस साइड पर लिखेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास y प्लस 1 y माइनस 2 आ गया, तो हम इनको अलग अलग कह सकते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास लिमिट्स भी आ गई है, लिमिट्स क्या आई है -1 से 2, ठीक है। अब मेन चीज सिर्फ रह गई है कि अपर किसको कहना है और लोअर किसको कहना है। इसमें से कोई पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, बीच को पॉइंट 0 ले लेते हैं, 0। यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, x का 0, लेकिन यहाँ पर 2 आएगा, तो ये बड़ी टर्म हो गई, ठीक है। 1 भी डाल के देख लें, ये 3 देता है, ये 1 देता है। सो अपर इज y प्लस 2, लोअर कर्व इज y स्क्वायर। -1 से 2 लिमिट y प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम डी वाई लिखेंगे, क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है, y के ऊपर इंटीग्रेशन ली, पावर रूल लग गया। अब 2x नहीं आएगा, 2y आएगा, -1 से 2, ठीक है। पावर रूल कहता है ना, इसकी पावर 1 है तो +1 कर दें, इसकी पावर 2 है तो उसमें भी +1 हो गया। सबसे पहले 2 पुट करें, 2 का क्यूब बाय 3, फिर माइनस का साइन, अब -1 पुट करना है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 पे डिवाइड होगा, 2 रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 8/3 -1 बाय 2, माइनस माइनस +2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इस सारे को आप कैलकुलेटर पर डालते हो तो आपके पास आता है 9/2, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे, अब ये क्वेश्चन नंबर 10, पीछे आपके पास जो क्वेश्चन था वो उन सब में आप क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया। इस पर क्वेश्चन आ गया फाइंड द वॉल्यूम। तो अब इसको बताती हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। आपने वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, आपके पास कर्व है, आपके पास इंटरवल है, ठीक है। एक किस्म का आपके पास फंक्शन भी गिवन है और लिमिट भी गिवन है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला यूज होता है, मैं आपको यहाँ वॉल्यूम फॉर्मूला बताती हूँ। वॉल्यूम होता है A to B, ठीक है। पाई आप बाहर लिखते हो और जो भी फंक्शन होता है उसका स्क्वायर लेते हो, सिंपल, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली डिस्क मेथड होता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग देखो, पाई लिखा मैंने, लिमिट क्या है 1 से लेके 4 तक, फंक्शन क्या है √x, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ x रह गया, ठीक है। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² बाय 2। सो यहाँ से देखो, पाई सबसे पहले इसमें 4 पुट किया, फिर इसमें 1 पुट किया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/2 माइनस 1/2, ये बन जाएगा 17/2, ठीक है।
16 में से 1 जाए 15 होता है, एक सेकेंड, 15, सो 15 π/2 इज द आंसर। ठीक है, अब आप देखो तो सेम वही चीज़ है, आपके पास लिमिट्स हैं, सिर्फ क्या चीज़ क्या हुई कि फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगाना है और साइड पे पाई लिखना है। ठीक हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अब बेटा इसके अंदर आपके पास डायग्राम बुक में बनी हुई है, तो मैंने वही डायग्राम्स यहाँ बनाई हैं। उन्होंने कहा है फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले उन्होंने कहा है y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3 माइनस एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, लिमिट देखो -1 से 3 है। ठीक है, सो -1 से 3, फंक्शन लिखा मैंने, बाहर पाई लिखा और साइड पे dx, सिंपल। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओके, पाई तो बाहर आ गया। बेटे 3 की इंटीग्रेशन हो गई 3x और x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2। सबसे पहले इसमें हमने 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, माइनस लगाया, -1 पुट किया तो -3, 1/2। ठीक है, 9 - 9/2 से मेरे पास आ गया 9/2, -3 - 1/2 होते हैं 3 2 ज़ा 6, -7/2 प्लस 7/2, ये बन जाएगा 16/2 यानी कि 8 पाई। यहाँ से आपके पास आंसर आया 8 पाई। बेटे बुक में इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसकी रीज़न ये है कि जो अभी शेडिंग हुई है वो -1 तक हुई हुई है। हो सकता है बुक में जो पहले सोल्यूशन है वो 0 से 3 तक लिया हो, बट मेन कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ आपने समझनी है वो आंसर नहीं है, आपका मेथड है। पैटर्न यही है, जो शेडिंग हुई है आपने वही लिमिट्स लगानी है। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर ये है। फिर आप देखें इसमें क्या फ़र्क है, अब वो कह रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फंक्शन एक्स की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ये -2x है, इस साइड पे +2x हो गया और 3 इधर आके माइनस हो गया, ये आपके पास फंक्शन बन गया। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने एक यहाँ पे किया था, क्वेश्चन नंबर शायद 8 9 में था, बट हमने किया है जिसमें हमने फंक्शन को चेंज किया था। एनीवेज, ये आपके पास फंक्शन तो आ गया, अब आपको क्या चाहिए, आपको लिमिट्स चाहिए। ठीक है, अब अगर लिमिट्स चाहिए तो आपने सबसे पहले तो एक्स का क्या पुट करना है, 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट उसमें कंसिडर हो रहा था शेडिंग के अंदर, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 3। एक लिमिट ये आ गई, दूसरी हम कौन सी लेंगे, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0 भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से लिमिट की बात बताती हूँ। मुझे देखो, आपके पास सबसे पहले आपने x को 0 पुट किया, आपके पास आंसर आया y इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि उन्होंने कहा था अबाउट y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस पे x का पॉइंट तो 0 होता है। ठीक है, तो हमने ये वाला पॉइंट निकाला 3। दूसरा आपको पता है कि शेडिंग पे ये वाला पॉइंट तो कंसिडर्ड हो रहा है, तो ये वाला y का क्या पॉइंट है, 0। तो हमने दोनों पॉइंट्स ले लिए। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट, 0 से 3, पाई बाहर आ गया, 3 माइनस y/2 का स्क्वायर और dy। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है, पाई/4 बाहर आ गया, 3 माइनस y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ओके, पाई/4 मैंने बाहर रहने दिया। इन सब के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे। जब मैं इंटीग्रेशन लूंगी 9 क्या आ जाएगा, 9y, y³ 6y²/2। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमने अब इसमें क्या पुट करना है, 3, 9 इंटू 3, 3³ 3 2/2। वैसे आप ये कटिंग करके 3 भी लिख सकते हो। ओके, और माइनस 0 है ना, 0 0 0, ये सारा 0 हो जाएगा। अब आप ये सारी टर्म कैलकुलेटर में जब डालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9π/4। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो आपने पाई बाहर लिखना है, फंक्शन का स्क्वायर dx। ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो dy। ओके, ठीक हो गया, और शेडिंग एरिया से हमने अपनी लिमिट्स फाइंड आउट करनी होती हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12।
अब क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है, ये अगर आप देखो तो ये पिछले वालों से डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं और ये स्टेटमेंट क्या है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन फंक्शन गिवन बिलो, और फंक्शन जो है अगर वो सेंटीमीटर में मेजर्ड हो रहा है तो आप डिस्टेंस निकालें। इसका मतलब है कि हमने डिस्टेंस के साथ सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन पार्ट 1 में आपके पास ऑफ टी गिवन है टी स्क्वायर माइनस 2t और इंटरवल गिवन है 0 से 5। अब देखो मेन क्या चीज आगे कि हमें इसका इंटीग्रल लेना है, डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट्स भी आ रही हैं। लेकिन आप देखो ये है तो डिस्टेंस ही ना, डिस्टेंस का इंटीग्रेट करने से हमारे पास तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस से वेलोसिटी निकाल लूं, ठीक है, वेलोसिटी को जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, सही है ना। वेलोसिटी क्या होती है, डेरिवेटिव होती है इसका एस ऑफ टी का। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ ये क्या बनेगा 2t माइनस 2। सो वेलोसिटी आ गई 2t माइनस 2। ओके हो गया। अब अगर मुझे वेलोसिटी तो मेरे पास आ गई, अब अगर वेलोसिटी के लिए मेरे पास लिमिट भी होने ज़रूरी है, ये वाली लिमिट तो नहीं पुट कर सकती। आपको ये बात पता है कि वेलोसिटी की हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है और दूसरी कौन सी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ मैं काम करती हूँ कि देखती हूँ कि कहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ। सो 2t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 5 के दरमियान 1 एक ऐसा नंबर है जिस पर वेलोसिटी ने आगे पीछे चेंज करना है। अब एक साइड पॉजिटिव हो सकती है और एक नेगेटिव, आपने इनके दरमियान वाला पॉइंट लेके इसके अंदर पुट करना है वेलोसिटी के अंदर। देखो 0 से 1 के दरमियान कौन सा पॉइंट ले लो, 0.5 ले लो, ठीक है। मैं वेलोसिटी में अगर 0.5 पुट करूँ मेरे पास आता है -1। इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू देगा और ये पॉजिटिव देगा। बच्चे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आपको ये पता हो कि आपका ग्राफ कहाँ पॉजिटिव दे रहा है कहाँ नेगेटिव। अब देखना इसको लिखेंगे कैसे। आपको जो फंक्शन चाहिए डिस्टेंस वो आएगी इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से 1 पे माइनस के साथ वेलोसिटी 2t माइनस 2 प्लस 1 से 5 तक और अब पॉजिटिव आएगी। ये है मेन कंसर्न, ठीक हो गया। अच्छी चीज़ को समझ आई। आपने क्या किया, आपके पास जो डिस्टेंस था आपने पहले उससे वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के ऊपर अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। माइनस बाहर लिखा 0 से 2t माइनस 2 और 1 से 5। अच्छा अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। देखें आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन को आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। क्या आंसर लिख सकते हो, यहाँ वापस आओ। देखो वेलोसिटी कैसे आई थी, इस एस ऑफ टी का डेरिवेटिव लेने से आई थी, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसको कहते हैं, इंटीग्रेशन के उलट होता है ना, दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटीग्रेशन करने से वापस पुरानी चीज़ आनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 2t। चेक भी करो तो सेम ही आएगा, ये 0 से 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t 0 ये 1 से 5 है। मैं आपको इसको दोबारा से बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। 1 से 5। ओके अच्छा अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने क्या करना था, आपके पास इंटेग्रल आया, चाहो तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है, बट मैं आपको लॉजिक ये बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन टर्म लिख सकते हो। कैसे, तो आपने क्या किया, आपने जो क्वेश्चन में गिवन था उसका डेरिवेटिव लेने से जो आंसर आया, अगर मैं उसकी इंटीग्रेशन करूंगी तो पुरानी चीज़ ही आएगी ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, सॉरी एंटी है, पैरेलल नहीं एंटी है। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन इकट्ठे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं ना, तो अगर डेरिवेटिव लेने से कुछ आंसर आ रहा है तो इंटीग्रेशन लेने से वापस आ जाएगा, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट ये लिखा है। अब लिमिट पुट करते हैं, सबसे पहले 1 पुट करूंगी, 1 का स्क्वायर माइनस 2, फिर 0 से तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब 5 पुट करूंगी, 5 का स्क्वायर माइनस 10, फिर 1 पुट करना है,
1 2 ज़ा 2। बच्चे माइनस का साइन है ना, तो दोनों के साइन चेंज हो गए। 1 में से 2 गए, -1 +1 हो गया। यहाँ से देखें, -10 -1 -11, 11 में 2 ऐड किया, -9 +25 है। सो 25 -11 +2, ठीक है। सो 25 में से 11 जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 14, 14 ये आ गया, +1 +2 17। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड 17 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अभी हम इसका पार्ट 2 करते हैं, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो जैसे हम इसका कलर चेंज करते हैं फॉर द पार्ट नंबर 2, ग्रीन कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में एस ऑफ टी आपको गिवन है TQ 3t² -90, लिमिट है 0 से 4। ठीक हो गया। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लूंगी। डेरिवेटिव मैंने क्यों लिया, क्योंकि उससे मेरे पास वेलोसिटी आएगी 3t², 3 2 ज़ा 6t -9। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि इसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। सो -6t -9 = 0। इन सब में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, t² 2t -3। बच्चे जो कॉमन लिए 3 वो 0 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड आके ख़त्म। हम यहाँ पे क्या मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, यस, 3 1 ज़ा 3। सो t कॉमन आ गया, t -3, 1 कॉमन आ गया, t -3। सो t + 1 t -3। अब t + 1 को जब मैंने 0 पुट किया तो t का आंसर आ गया -1, और t -3 को जब 0 पुट किया t का आंसर आ गया 3। अब खुद देखो, -1 तो कंसिडर्ड हो ही नहीं सकता, टाइम की नेगेटिव तो हो भी नहीं सकता, ये वाली टर्म इग्नोर कर ली, 3 है। तो ये कैसे टूटेगा, 0 से 3 और 3 से 4। ओके, अब एक साइड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। एक काम करते हैं, कोई नंबर पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 जब यहाँ पुट करूँगी, 1 का स्क्वायर 3 -6 -9, तो नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई 0 से 3 नेगेटिव के साथ, -60। एक सेकेंड, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे पूरी टर्म लिख लूँ। ये बनेगा -3t² -6t -9। ठीक है, फिर प्लस के साथ आएगा 3 से 4, सेम लिमिट। अगेन अब वही वाली बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेने से ये टर्म आई थी ना, तो इंटीग्रेशन लेने से वापस क्वेश्चन बन जाएगा। सो मैं एक काम करती हूँ, वही टर्म दोबारा इस पर लिख देती हूँ। अगेन बता रही हूँ बेटे, आप रफ वर्क में दोबारा इंटीग्रेट करके भी देख सकते हो, सेम आंसर रहता है। -t³ -3t² -9t, लिमिट है 0 से 3, और यहाँ पे भी सेम आएगा 3 से 4। अब सिंपल बस लिमिट पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। माइनस बाहर है, सबसे पहले 3 पुट करना है, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, ठीक है, -0 से सारी टर्म 0 हो जाएंगी। सबसे पहले 4, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 9 × 4, फिर माइनस का साइन है, फिर 3 पुट करना है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया। ओके, तो ये आपके पास बेटे, ये सारी टर्म आप कैलकुलेटर पे डालते हो तो आपके पास आता है 34 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये तो फिर से सारा सम अप कर देती हूँ कि आपके पास
जो फंक्शन गिवन था आपने सबसे पहले उस डिस्टेंस का डेरिवेटिव लिया, उससे आपके पास क्या आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई तो वहाँ से आपने उसको जीरो के इक्वल पुट करके पॉइंट निकाल लिया कि वो कहाँ पे ब्रेक कर रही है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ठीक है। फिर आपने उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, चाहो तो इंटीग्रेशन दोबारा से सॉल्व कर लो, नहीं तो आप क्वेश्चन वाली टर्म उसमें रिप्लेस कर सकते हो। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आपने उसका डेरिवेटिव लेके जो आंसर लिया था उसका वापस से इंटीग्रेशन लो तो क्वेश्चन बन जाता है। ये आपने स्टार्टिंग में प्रॉपर प्रूफ भी किया था जहाँ पे आपने क्वेश्चन वेरीफाई करने थे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1 और 2। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं वो क्या है, ठीक है। पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में देखो तो आपके पास 6 साइन पाई टी गिवन है और इंटरवल आपको 1 से 3 गिवन है। अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा और इसके अंदर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, वहाँ से वेलोसिटी आ जाती है। तो 6 साइन पाई टी, तो हमारे पास आ जाएगा 6 पाई कॉस पाई। कैसे, 6 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और एंगल पाई टी का डेरिवेटिव पाई। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इसको किसके इक्वल पुट करना होता है, 0। 6 पाई कॉस पाई टी इज इक्वल टू 0। 6 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो पाई टी तो इस साइड पर है, कॉस इधर गया, कॉस इनवर्स 0 आ गया। अच्छा बच्चे अब देखो कॉस कहाँ कहाँ पे 0 देता है। अब ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है उसके अंदर आपने प्रॉपर ये इसके बारे में डिटेल पढ़ी थी, इसकी डोमेन रेंज और इसके जीरोस के बारे में, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कॉस 90 डिग्री पर 0 देता है, सिर्फ 90 पर ही नहीं, 90 के सारे ऑड मल्टीपल्स पर 0 देता है। तो हम उसको कैसे लिखा करते थे, 2n+1 π/2 और n हमारा इंटीजर है, ठीक है। ये हमने इसको लिख दिया। अब देखो पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक, आंसर आ गया 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और n बिलोंग कर रहा है 0। बच्चे अगर मैं सेपरेट करूं 2n/2 1/2 n प्लस 0.5 और n बिलोंग कर रहा है 0। इस पर ठीक आंसर आपके पास आ गया n प्लस 0.5, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने डील कैसे करना है। t तो हमारे पास आ गया, चले अब देखो यहाँ पर इस चीज को जरा थोड़ा सा समझो कि z इंटीजर्स को कहते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ये आ गया n प्लस 0.5। इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो अब हमने इसमें ये वैल्यूज पुट करते जाना और देखना हमारे इंटरवल में कौन आ रहा है, ठीक है। n इज इक्वल टू 0, तो t का आंसर आ गया 0.5, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा 1 और 3 से। n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1.5 आ गया, ये तो बिलोंग कर रहा है मेरे इंटरवल को, ओके। n इज इक्वल टू 2, तो t आ गया 2.5, ये भी बिलोंग कर रहा है। बच्चे देखिए 1 और 3 के दरमियान आ रहा है ना, n इज इक्वल टू 3, ये बन गया 3.5, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है इससे आगे कोई भी बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर आप अपनी नंबर लाइन देखो, ये 1 था, ये 3 था, कहाँ कहाँ पे टूटा, 1.5 और 2.5, 1.5 2.5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 तीन इंटरवल्स बनेंगे। अब देखो देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल छोटा सा लग रहा था, बट यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल्स बन चुके हैं, ओके। अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। कैसे पुट करोगे, सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखो 6 पाई कॉस पाई। अच्छा बच्चे अब देखो इसमें फर्क है, अगर आपने डिग्री में रखोगे तो पाई की जगह 180 लेना है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर रेडियन में रखोगे फिर आपने पाई ही कंसिडर करना है, जो आपके कैलकुलेटर में पाई उसको प्रेस करके आता है, ठीक है। अच्छा 1 से 1.5 के दरमियान कौन सा नंबर है, फॉर एग्जांपल 1.2, 1.2 इसमें पुट करें आपके पास एक नेगेटिव नंबर आएगा। इनके दरमियान का नंबर सिर्फ 2 पुट कर लें तो वो पॉजिटिव देगा, और इनके दरमियान पुट करें 2.6 से 2.7 पुट कर लें तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये कैसा दिखेगा,
ओके, वो स्क्रीन मेरे पास ऑफ हो गई थी। यहाँ पर अब देखें तो हमारे पास मैंने तीनों इंटरवल्स लिख दिए हैं। यहाँ पे नेगेटिव आर था, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो 1 से 1.5 के दरमियान नेगेटिव में वेलोसिटी लिखेंगे, 1.5 से 2.5 के दरमियान पॉजिटिव, 2.5 से 3 के दरमियान नेगेटिव। ओके, सो माइनस बाहर आ गया। 6 पाई कॉस पाई टी, ये किसका डेरिवेटिव था? इसका। तो हम इसे इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, 6 साइन पाई टी। अगेन आपको बता रही हूँ बेटे कैसे है, 6 बाहर आ गया, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और पाई टी है, एंगल का साथ होना जरूरी था, प्लस अगेन 6 साइन पाई टी 1.5 से 2.5 माइनस 6 साइन पाई टी 2.5 से 3। अब जस्ट आपने लिमिट पुट करनी है, ठीक है। माइनस 6 साइन पाई टी पाई इंटू 1.5, फिर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 साइन पाई, ठीक है, टी की जगह 1 है ना, प्लस 6 साइन पाई इंटू 2.5 माइनस 6 साइन पाई इंटू 1.5, ये भी ऐड हो गया, माइनस 6 साइन पाई इंटू 3, वो माइनस और ये माइनस, प्लस 6 साइन पाई इंटू 2.5, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेटर पर डालते जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आएगा -6 और यस, यहाँ से आपके पास आंसर जो आते जाएंगे, टोटल आ जाएगा 6 और 6 12। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया बच्चे। मैंने यहाँ पर ना आंसर्स भी लिख दिए हैं कि किससे इसको आप पुट करोगे तो ये -6 है, साइन पाई 1.5 -1 देता है, दिस टर्म 0, ये +6 देगा, ये -6 0 6, तो आपके पास 12 आता है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो, आपके पास है एक फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इट टेक अ फोर्स 50 न्यूटन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग ऑफ 0.5 मीटर, ठीक है। एक स्प्रिंग है, इसको 0.5 तक वो स्ट्रेच कर रहा है, आपके पास एक फोर्स गिवन है। आपने वर्क डन निकालना है इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग 0.6 मीटर बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और स्प्रिंग को 0.5 मीटर स्ट्रेच किया, ठीक है। ये एक नॉर्मल वो अपनी स्ट्रेचिंग जितनी उसकी होती है होगी। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने मज़ीद 0.6 मीटर उसको और स्ट्रेच करें, ठीक है, और तब आप वर्क डन फाइंड आउट करके मुझे बताएं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम डेटा देखते हैं। आपके पास यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो फोर्स और इनका आपस में कनेक्शन निकालते हैं। हमें पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपके पास डिस्टेंस होगा, यानी कि आप उसे और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। अब आप लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू, ओके बेटा जी, अच्छा यहाँ पर देखो फोर्स डायरेक्टली जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के। अब आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है तो हम उसको इक्वल करने के लिए कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। इसको इनटू डिस्टेंस कह दो या डिस्टेंस को एक्स कह देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास ये जो के है, मेन चीज़ क्या होती है, आपको ये के चाहिए होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब इस के को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फोर्स भी गिवन है और एक डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, फोर्स की जगह 50 न्यूटन 0.5 मीटर, तो के मेरे पास आएगा 50 डिवाइडेड बाय 0.5 दिस। सो के आ गया, 50 को जब आप 0.5 पे डिवाइड करते हैं तो 100 आता है, सो न्यूटन पर मीटर। ये मैंने यूनिट कहा, ठीक है, वैसे अच्छी बात आप लिख लो, अदरवाइज इट्स ओके। ये तो हमारे पास आ गया, तो आपका फंक्शन बन गया F इज इक्वल्स टू 100x। ये है आपका मेन फोर्स का फंक्शन, ठीक हो गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मेन था कि आपने वर्क डन फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला होता है A टू B फोर्स इनटू dx। तो बेसिकली मेरे पास फोर्स का फंक्शन नहीं था, मैंने फंक्शन फाइंड आउट कर लिया विच इज 100x dx। अच्छा, अब नई स्टोरी क्या है कि मेरे पास तो लिमिट्स ही नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करनी है। बच्चे देखें यहाँ पे 0.5 तक तो उसका अपना जो जेन्युइन यानी कि नेचुरल स्ट्रेंथ थी आपने वो की, ठीक है। जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है आपको पता है
आप उस पॉइंट को क्या कहते हो, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट ने तो अच्छे से पढ़ा होगा, बट एनीवेज आप इसको मेन समझो, स्टैंडर्ड पॉइंट कह लो। ठीक है, अब इससे आगे आपने कितना इसको एक्सटेंड किया, 0.6। तो अगर मैं इसको रेफरेंस या मेन पॉइंट कंसिडर करूं तो ये अगर 0 है तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 0.6। इसका मतलब है मेरी लिमिट आएगी 0 से 0.6। ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन x²/2, इसकी कटिंग हो गई 50x², 50 बाहर आ गया, 0.6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। बेटे अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, 50 इंटू 0.6 का स्क्वायर 18 जॉल वर्क डन आता है। बेटे वर्क डन का यूनिट होता है उसे जॉल कहते हैं, इसलिए मैंने जॉल लिख दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले हमारे पास फार्मूला था वर्क डन का कि फोर्स चाहिए। फोर्स कैसे आई, मैंने F इज इक्वल टू kx यूज किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाला तो फोर्स का फंक्शन तैयार हो गया। ठीक, फिर मेरे पास लिमिट्स नहीं थी, तो लिमिट मैंने देखा कि कितना एडिशनली चेंज आ रहा है, 0.6। सो 0 टू 0.6 मैंने लिमिट्स लगा दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 3/2x। अच्छा देखो, इस बार उन्होंने k आपको खुद ही फाइंड आउट करके दिया है, पीछे में k मैंने खुद फाइंड आउट किया था। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। इज नीडेड टू स्ट्रेच आर 10 इंचेस स्प्रिंग एंड एडिशनल x इंचेस। ठीक है, अब अगर आप देखो उन्होंने 10 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करने को कहा है। ठीक है, 10 इंचेस वो स्ट्रेच हो रहा है। ओके, फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग 16 इंचेस। अब इसको जरा समझे बेटे, ये स्प्रिंग था, 10 इंच उसकी नेचुरल कैपेसिटी थी, जो भी वो एक हम उसको कर रहे थे। नाउ वो अब आपसे कह रहे हैं कि एडिशनल 16 इंचेस। अब आप इसका वर्क डन निकालो। ठीक है, तो अगेन वही हम इसको 0 कंसिडर करेंगे, 0 टू 16। तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 टू 16 फंक्शन 3/2 बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन होती है x²/2। सो ये बन गया 3/4 x²। सो x जगह 16 आ जाएगा, माइनस 0। बेटे 0 से मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म 0 ही होती है। 3/4 16 का स्क्वायर, कैलकुलेटर पे डालो तो बच्चे आपके पास आएगा 192 जूल्स। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, इस बार फोर्स गिवन थी तो आपको के फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो एडिशनली उन्होंने कहा 16 इंच को आप इसकी स्ट्रेचिंग निकालें, तो हमारे पास जो नेचुरल था वो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसिडर कर लिया और उससे आगे बाकी पॉइंट फाइंड आउट किए। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। बेटे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अभी आपके पास थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आपके फार्मूलाज क्या हैं। ठीक है, अच्छा देखो, आपने कंज्यूमर का सरप्लस निकालना है और प्रोड्यूसर का सरप्लस निकालना है। ठीक है, आपको एक एस ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है और एक डी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है। बट एक्स का मतलब है आपके पास सप्लाई और डी का मतलब है डिमांड। ठीक है, अब आप इनमें से देखो कंज्यूमर के साथ कौन लिंक कर रहा है और प्रोड्यूसर के साथ कौन लिंक करेगा। ठीक है, कंज्यूमर होते हैं जो आपके जिन्होंने इसको प्रोडक्ट को यूज करना होता है, वो क्या देते हैं, डिमांड। कंज्यूमर का लिंक किससे होगा, डिमांड से। और प्रोड्यूसर क्या करते होते हैं, सप्लाई करते हैं। क्या जो भी बंदा उस चीज को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसने उसको सप्लाई करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कंज्यूमर के फार्मूला में डिमांड का फंक्शन यूज होगा और प्रोड्यूसर वाले फंक्शन के अंदर सप्लाई का फंक्शन यूज होगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको पहले फार्मूला लिख के बताती हूँ। जो बच्चा आपकी बुक में जो फार्मूला है वो उसमें एरर है। ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट फार्मूला लिख देती हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, सो फॉर्मूला है आपके पास, अगर आपने कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस। सो कंज्यूमर जब आपने निकालना है तो बेटे 0 से x0 कंज्यूमर के लिए कौन था, डिमांड, माइनस p0। अभी मैं आपको बताती हूँ कि p0 कौन है। ठीक है, एक सेकेंड सब्र करें। प्रोड्यूसर का सरप्लस का फार्मूला लिखना चाह रहे हो, अगेन 0 से x0, इस बार प्राइस में से सप्लाई का पॉइंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखो तो यहाँ पे
P ऑफ एक्स, D ऑफ एक्स तो आपको गिवन है, तीनों पार्ट्स में गिवन है। मेन कौन है? P नॉट और X नॉट किसे कहते हैं? अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि बेटे X नॉट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है? ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे बैलेंस हो जाए दोनों चीजें, जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाती हैं या इक्वल आती हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है? ओके, और P नॉट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि X नॉट आपके पास कोई पॉइंट आया, फॉर एग्जांपल 10 आ गया, ठीक है? 10 पे अब आपका फंक्शन क्या आंसर दे रहा है उसको P नॉट कहते हैं, ठीक है? होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? पहली चीज़ क्या थी? सप्लाई डिमांड, फंक्शंस आ गए। सबसे पहले CS निकालते हैं। अच्छा, X नॉट और Y नॉट तो निकाले, फार्मूला में पुट करना है ना, तो पहले मैं वैल्यूज निकालती हूँ। हो गया जी। बच्चे देखें X नॉट कैसे आएगा, मैंने आपको बताया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है कि जब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 24 100 माइनस 2x के इक्वल आ जाएगा। ये माइनस है इस साइड पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इस साइड पे माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 24 और x का आंसर आ जाएगा 100 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, x आ गया 38, ठीक है? x 38 आ गया। बच्चे अब इसका एक प्लस पॉइंट भी ये है, ये जो x है आप सप्लाई में पुट करो या डिमांड में पुट करो, आंसर सेम रहता है, ठीक है? x नॉट आपके पास 38 आ गया, इसमें तो x है नहीं तो d में पुट कर लेती हूँ। सो 100 माइनस 2 इंटू 38, तो आंसर आ गया 24। P नॉट क्या आ गया? 24, ठीक है? देखिए इधर भी 24 ही लिखा हुआ है, तो आप किसी में भी पुट कर सकते हो। सो X नॉट P नॉट दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम अपना फंक्शन पूरा करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं। लिमिट आ जाएगी 0 से 38, D ऑफ X क्या गिवन है? 100 माइनस 2x, इसमें से P माइनस करना है, माइनस 24, ठीक है? और यहाँ पर मैं P ऑफ S निकाल लूँगी, ठीक है? ये वाला प्रोड्यूसर का 0 से 38 और अब 24 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है? S ऑफ X 24। तो देखिए 24 कैंसिल हो गया, P ऑफ S आ गया 0। अच्छा, इसको आगे कंप्लीट करते हैं। अब इसको आगे कंप्लीट करने के लिए इसको मैं लाइन से ऐसे कर देती हूँ कि इतना सही था। अब यहाँ पर देखो 0 से 38, 100 में से 24 जाएंगे, 76 माइनस 2x dx, ओके हो गया। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन ले लो, 36x, x के ऊपर पावर रूल लग गया, तो आपके पास आ गया 76 x माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट करते हैं, 76 इंटू 38 माइनस 38 का स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा 0, दोनों में 0 पुट करने से 0 आएगा। कैलकुलेटर पे ये सारी टर्म डालो, 1444। बच्चा ये है आपका आंसर, ये किसका आंसर है? CS का, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस था और प्रोड्यूसर, उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक X नॉट, एक P नॉट, ठीक है? X नॉट कैसे आता है? इन दोनों को इक्वल रख के, और फिर P नॉट कैसे आता है? इनमें से किसी एक के अंदर भी वो पॉइंट पुट कर दो, ठीक है? पार्ट नंबर 2 देखो, उसी के साथ क्या है? अब सबसे पहले मैं X नॉट निकालती हूँ। X नॉट क्या होता है? इन दोनों को आपस में इक्वल रखना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इनको इधर ले आओ, माइनस 8 माइनस 4, 8 और 4 कितने होते हैं? 12। मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, 4 3 आर 12। एक्स कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, माइनस 3 कॉमन आया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4। बच्चे इधर से x का आंसर आ जाएगा 3 और x का आंसर आ जाएगा माइनस 4। अब आपको पता है कि हम नेगेटिव पॉइंट को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो वो पॉइंट है जो हम लोगों ने इसमें सॉल्व करना है। तो ये अगर
नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा पॉजिटिव में कोई नंबर होता है। सो एक्स नॉट आ गया 3। आप इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए 5, -3 + 8 भी 5 होता है। सो एस के अंदर अगर मैंने एक्स नॉट पुट किया 5 आ गया, तो पी नॉट का आंसर आ गया 5। ठीक है, ओके। सो अब कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, लिमिट आ जाएगी 0 से 3, आपके पास डिमांड माइनस पी ऑफ एक्स, या बल्कि मैं तो फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको फिर स्क्रीनशॉट लो या समझो तो उस वक्त आपको भूले ना। डिमांड माइनस पी नॉट, डिमांड ऑफ एक्स माइनस पी नॉट। ठीक है, सो 0 से 3 डिमांड है -x + 8, सो ये बन गया -x + 3। तो इंटीग्रेशन क्या होगी, -x² + 3x। सबसे पहले 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9/2 + 9, और फिर 0 की वजह से ये सारी टर्म 0, -9/2 + 9 होता है 9/2। ठीक है, ये सी एस आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं, हमें प्रोड्यूसर का भी चाहिए। उसके लिए फार्मूला है 0 से 3, अब इसमें से एस ऑफ एक्स निकालना होता है। ठीक है, प्राइस माइनस एस ऑफ एक्स। 0 से 3 पी 5 है, ये माइनस हो रहा है, तो इन दोनों के साइन हो गए चेंज। हमारे पास 0 से 3 -x² + 9 आ गया, सो ये बन गया -x³ + 9x। लिमिट आ गई 0 से 3, 3 पुट करो और फिर 0। अच्छा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, इसकी भी कटिंग हो गई बच्चे, ये कटिंग हो गई 80, सो पी एस आ गया 80। ठीक है, होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसका ये था पार्ट 2। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास एस ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले चीज हमने क्या फाइंड करनी होती है, एक्स नॉट, तो हमने इन दोनों को क्या करना है, इक्वल। ओके, सो 2x² + 3x विल बी इक्वल टू दिस टर्म। इन दोनों को इस साइड पर ले आओ, सो x² + 2x², ये बन गया 3x² + 3x - 36। 3 कॉमन ला रहे हैं, 3 12 था, 3 यहाँ के 0 हो गया, तो आपके पास क्या 12 मिड टर्म ब्रेक होगा, यस, 4 3 ज़ा 12, x कॉमन आ गया x + 4 -3 कॉमन आ गया x + 4, सो x - 3 x + 4 = 0। बच्चे यहाँ से एक x आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा -4, आपको पता है ये निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, हमारे पास जब x नॉट आ चुका है विच इज 3, अब p नॉट का मतलब है कि इन दोनों में से किसी में भी पुट करना है, तो मैं काम करती हूँ ऐसे पुट कर देती हूँ, सो बल्कि d में पुट करते हैं क्योंकि की जगह स्क्वायर लेना पड़ेगा। 36 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, सो आपके पास p नॉट आ गया 27। ओके हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर का सरप्लस निकालते हैं। 0 से 3 डिमांड में से आपने पी पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, डिमांड में से आपने पी पॉइंट निकालना होता है। सो 0 से 3 डिमांड क्या गिवन है, 36 माइनस x², 27 माइनस हो जाएगा, 36 में से 27 जाएंगे तो मेरे पास रह जाएगा 9। ठीक है, dx आ गया। बच्चे अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं, 9 की इंटीग्रेशन होती है 9x और x² की होती है x³ / 3। सबसे पहले इसमें 3 पुट करते हैं,
3 का क्यूब बाय 3, 0 से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 9 3 are 27। ओके, इसको यहाँ पे ज़रा करेक्ट करके लिखें। 27 माइनस क्यूब क्या होता है 27 बाई 3। इन दोनों को सॉल्व करो। 27 बाई 3 कहते हैं 9 को, तो आपके पास आ जाएगा 18। कंज्यूमर का फॉर्मूले का आंसर आ गया 18। अब मूव करते हैं प्रोड्यूसर के। प्रोड्यूसर का फॉर्मूला है प्राइस में से, एक सेकेंड इसको नीट कर लेते हैं। प्राइस में से आपने सप्लाई माइनस करनी होती है, ठीक है। सो 27 में से माइनस होगा क्या, ये वाली टर्म 2x स्क्वायर माइनस 3x। ओके हो गया। 27 की इंटीग्रेशन है 27x, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई प्लस 1 आएगा ना पावर रूल, एक्स क्यूब बाई 3, और x की इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2। सबसे पहले इसमें 3 पुट होगा। 27 इंटू 3, 3 का क्यूब बाई 3, 3 का स्क्वायर बाई 3 माइनस बचे 0 0 0, सारा 0 हो गया। ये सारी टर्म आप कैलकुलेटर पे डालो, आपके पास आंसर आएगा यहाँ से आएगा बल्कि लिख लेते हैं 27 3 सा 81, ये आ जाएगा आपके पास 9 9 2 सा 18 और माइनस 27 बाय यहाँ पे तो 2 है ना, बाय 2। ओके, इन तीनों को सॉल्व करो 49.5। ठीक है बेटे, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका आंसर एग्जैक्टली बुक वालों के साथ मैच होगा, और ये आपका करेक्ट मेथड है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड आउट करने का। ओके हो गया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमने एक्स नॉट निकालना होता है, पी नॉट, और उसको पुट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो तो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन इन 4 years इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज बाय दिस फंक्शन। सिंपल सी स्टोरी है, उन्होंने आपसे कहा है ये आपका फंक्शन है, 4 साल के बाद टोटल रेवेन्यू कितना होगा। आपको पता है कि हम इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, सम ऑफ ऑल दिस एरिया, या वो सारा पार्ट सम करना होता है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सिंपली इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। तो टोटल रेवेन्यू, एक सेकेंड आप इसको लिखो ऐसे, टोटल रेवेन्यू लिमिट क्या है, 4 सालों की बतानी है, तो इनिशियली 0 से 4, 200 t माइनस 5 का स्क्वायर dt, सिंपल। ठीक है, ओके जी, 200 हमारे पास बाहर आ गया, 0 से 4 t माइनस 5 dt। बच्चे देखो t माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर है, पावर रूल लगाने के लिए t का डेरिवेटिव चाहिए। t का डेरिवेटिव क्या है 1। ओके, t माइनस 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 से 4। तो सबसे पहले हमने इसमें 3 पुट करना है। बेटे मैं 200 बाय 3 को बाहर लिख रही हूँ, ठीक है, और t माइनस इस पे लिमिट लगाऊंगी। सबसे पहले 4 आएगा, 4 माइनस 5 की पावर 3 माइनस ऐसे ब्रैकेट है 0 माइनस 5 की पावर 3। ओके, 200 बाय 3, 4 में से 5 जाए -1, -1 का क्यूब भी -1 होता है। यहाँ से जो माइनस आएगा वो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का क्यूब 1 to 5। सो 200 बाय 3, 1 to 4, इस सारे को कैलकुलेटर पे डालो तो आपके पास आता है 8266.66। ठीक है, क्योंकि ये डॉलर में आ रहा है, ये डॉलर में आंसर है आपका, इधर डॉलर का साइन लगा दें। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। उन्होंने कहा टोटल रेवेन्यू बताएं। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करें, वो आपको टोटल सोल्यूशन देगा। मैं ये रेवेन्यू का साइन थोड़ा ठीक कर दूं, इसको ऐसे लिख लें, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब लग रहा है डॉलर है। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वैसा है। आपने टोटल रेवेन्यू बताना है 8 ईयर्स का, और आपके पास फंक्शन भी गिवन है। तो क्या स्टोरी है, 0 से 8, 600, 1 माइनस 3t की पावर 1/2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 600 तो साइड पर आ गया, 0 से 8, 1 माइनस 3t की पावर 1/2।
अब अगर मुझे इस पर पावर रूल लगाना है मैं क्या करूँगी, पावर रूल लगाने के लिए मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। 1 माइनस 3t, इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, -3, तो मैं -3 से डिवाइड भी कर दूंगी और -3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी। अब देखें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास तैयार हो गया, बाहर कटिंग होकर -200 आ गया और ये यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इस पर पावर रूल लगा लूंगी। 1 माइनस 3t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ठीक है। लिमिट आ गई 0 से 8, सो ये बन जाएगा 1 माइनस 3t की पावर 3/2, 3/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो ये बन जाएगा 400/3, 0 से 8, 0 से 8, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अच्छा क्वेश्चन में प्लस है, मैंने माइनस लेके चली हूँ, उसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस, तो फिर मुझे +3 चाहिए होगा, -3 नहीं चाहिए, प्लस प्लस प्लस, सो प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ओके, अब इसमें बस लिमिट पुट करनी है, 8 पुट करते हैं। 400/3, 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 3/2 माइनस 400/3, 1 माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है। बच्चे चाहते तो 400/3 कॉमन लेके इसमें भी डाल सकते थे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बट मैंने ओपनली भी कर दिया। ओके, सो ये बनेगा 400/3, 24 प्लस 1 कितना होता है 25, और ये 1 आ गया। ओके, सो 400/3, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, सो 5 का क्यूब, ये सारी टर्म अगर आप कैलकुलेटर पे डालते हो आपके पास आएगा 16533.3, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो वी हैव टू फाइंड द एरिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया के लिए आपके पास कर्व गिवन है एंड द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइन। एक सिंपल सी चीज़ देखें, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, इसका मतलब है 0 तो इसका पार्ट है, ठीक है। जो भी ग्राफ बनेगा वो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंसिडर करना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पे हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ मैंने क्वाड्रेंट्स भी लिख दिए हैं। अच्छा, एक लिमिट तो मुझे पता चल गई कि ये वो 0 है, मतलब जो मैंने लिमिट लगानी है वो 0 है। हमें ये बात पता है कि जो हमने लिमिट लिखनी होती है, एक सेकेंड, +1 dx, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का मतलब ये होता है कि आप इंटीग्रेशन कर लो। अब लिमिट मुझे पता है, एक तो 0 आ गई, अब दूसरी लिमिट क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 1.5, ये 1 है, ये 2 है, ये कहीं 1.5 है, ठीक है, ये लाइन है। अब इसके बीच में सारा कर्व आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो तो आपने क्या करना है, 0 से 1.5, पहली बात ये हो सकती है कि हम यहाँ से 1.5 पर लिमिट ले लें, लेकिन नहीं, ये हमारे पास कर्व है, हो सकता है कि ये कहीं पे पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव हो रहा हो, तो हमने नीचे वाला क्वाड्रेंट तो कंसीडर ही नहीं करना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, सो मैं क्या करूँगी कि हमारे पास ये वाली जो लाइन है, देखो एक लिमिट तो पता है, इस सब पे y तो 0 है, तो x का वो वाला पॉइंट भी तो निकाल सकते हैं कि जहाँ पे कर्व ब्रेक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं क्या करती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, जब मैंने इसको 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं x को 1 पुट करूँ, यहाँ पे 1 पुट करके ज़रा देखें, 1 माइनस 2 प्लस 1, 0 आ गया। तो देखें x इज इक्वल टू 1 पे y का आंसर 0 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व कहीं ऐसा बन रहा है,
ठीक है। लेकिन अब अगली स्टोरी ये है मेरे पास कि 1 तक तो मैंने पॉइंट चेक कर लिया, ये मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से एक पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद आप इसको बाकायदा क्यूब रूट से सारे को बाकी नंबर्स निकाल सकते हो। अभी मेन कंसर्न ये है कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लिमिट चाहिए। तो अब देखो 0 से 1 और 1 से 1.5। अब हो सकता है कि यहाँ से आगे ग्राफ नीचे की तरफ टिल्ट कर जाए, हो सकता है ग्राफ ऊपर की तरफ टिल्ट करे। तो हमने क्या करना है, चेक कर लेना है कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ का पॉइंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ओके। मैं क्या करती हूँ, 0 से 1 फंक्शन के अंदर जब मैं पुट करूंगी, 0 से 1 का मतलब है कोई नंबर ले लें 0.5, इसके अंदर 0.5 डालें, फंक्शन एट 0.5 इज पॉजिटिव। ठीक है, और 1 से 1.5 के अंदर अगर फंक्शन डालूं, फॉर एग्जांपल आप 1.2 डाल लें, इज नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एरिया तो हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं नीचे की तरफ बन रहा है। हमें स्ट्रिक्टली कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। इसका मतलब है 0 से 1 के दरमियान ही मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। सो मेरी लिमिट क्या बन गई, 0 से 1। ठीक है, ओके। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होगी एक्स की पावर 4, इसकी होगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स। 0 से 1 पुट करना है, माइनस 0 तो सारा 0 हो गया, 1/4 माइनस 2/3 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 7/12। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज एंड होती है और चैप्टर भी। बच्चे आपके पास सिर्फ ये था कि आपने लिमिट लिखनी थी, एक पॉइंट आपको गिवन था, आपने उसके अकॉर्डिंग एक 0 करके चेक किया कि कौन सा दूसरा पॉइंट है जहाँ पे कर्व चेंज हो सकती है। सो वो था 1। ठीक है, तो आपने फंक्शन को चेक किया कि अगर तो ये साइड ही पॉजिटिव होती, ठीक है, तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते, बट 0 से 1 के दरमियान ही फंक्शन पॉजिटिव रहा है, तो हमने लिमिट पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया 7/12। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 3 जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।